हेलो बच्चे, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए आज आप लोग को बताने जा रहे हैं डिग्री पार्ट 1 वोकेशनल एग्जामिनेशन में आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। PPU मतलब क्या हुआ? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आपको डिवीज़न 5 का सब्जेक्ट है मैथ है, यानी कि ये आपको ये BCA में एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि BCA के एग्ज़ाम में आपको वोकेशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 टाइम रहता है, 3 घंटे में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उसे 3 घंटे में सॉल्व करना पड़ता है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग पहले ये सिलेबस पहले समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है, यानी कि मैथमेटिक्स में आपको क्या सिलेबस है, और उसी को चर्चा करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, और उसमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। आपको किस ग्रुप से कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। ये ध्यान देना है, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है, जो कि वोकेशनल एग्जामिनेशन वोकेशनल सब्जेक्ट जो होता है उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑनर्स पेपर के बारे में अभी नहीं, अगले क्लास में आपको चर्चा करेंगे कि ऑनर्स पेपर में क्या क्या मैथमेटिक्स में सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए समय को कम करते हुए आपको चलिए BCA पार्ट 1 मैथ पेपर का सिलेबस बताने जा रहे हैं। यानी कि BCA पार्ट 1 में कौन सा माने मैथमेटिक्स का पेपर क्या है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करते जा रहे हैं, सिलेबस के बारे में। चलिए ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप E, 4 ग्रुप में इसको मैथमेटिक्स को बांटा गया है। चलिए ग्रुप A में आपको सब्जेक्ट है क्या आता है? सेट थ्योरी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ठीक है। यानी किसी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस है BCA पार्ट 1 का। तो यहाँ पर ग्रुप A में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सेट थ्योरी एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है क्या ग्रुप B में? मैट्रिक्सेस एंड इट्स अलजेब्रा काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सिलेबस है। और दूसरा है लीनियर प्रोग्रामिंग। ग्रुप C में ट्रिगोमेट्री एंड रियल एनालिसिस। ग्रुप D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन है। चले ग्रुप E में ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन भी पढ़ना है। हम लोग इसमें से इसके पहले 11th 12th में पढ़ चुके हैं क्या? सेट थ्योरी कुछ पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं पढ़े हुए हैं। चलिए मैट्रिसेस भी पढ़े हुए हैं, और अलजेब्रा काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स इसमें कुछ नहीं पढ़े हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग भी पढ़े हैं हम लोग, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, और रियल एनालिसिस नहीं पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग 2 डायमेंशन पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। और ज्योमेट्री ऑफ द 3 डायमेंशन के भी बारे में पढ़े हुए हैं।
जो पढ़े हैं उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है। हम लोग जो 11th-12th में पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा क्या किया गया है, एक्सपेंड कर दिया गया है, यानी कि उससे और आगे बताया गया है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम तो बोला जा रहा है कि सेट थ्योरी में जो 11th क्लास में पढ़े हुए हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं कि उतना ही हम लोग को पढ़ना है, उससे थोड़ा और ऊपर पढ़ना है। ठीक है, अब मैट्रिक्सेज हम लोग बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, जिसमें इसमें आपको कुछ नए चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। 11th क्लास के छोड़कर आपको नया चीज़ मिलता है। BCA पार्ट 1 में यानी कि हम लोग तो 11th-12th कर चुके हैं। यदि 11th-12th सही से किए हुए हैं तो आपको ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, और आराम से आपको तैयारी हो सकता है। और चलिए, इसमें ये नहीं समझे कि जो 11th-12th पे पढ़े हुए हैं बस उसी का हम लोग यूज करके बना लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है और उससे थोड़ा और ऊंचा ले गया है, और नए चीज़ आपको BCA में, आपको मैथमेटिक्स में सीखने के लिए आप लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है एंड रियल एनालिसिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन में पढ़ चुके हैं, बहुत सारा क्या क्या पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला जनरल जो बहुत 10th क्लास में ही पढ़ चुके थे, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन आ जाता है जो 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद सर्किल, उसके बाद आपको पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स यानी कॉनिक सेक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको थोड़ा और एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं उसी से वहाँ से ऊपर उठाया गया है। अब चलिए ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में भी हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं? स्ट्रेट लाइन पढ़े हुए हैं, और स्पेस में स्ट्रेट लाइन पढ़े हुए हैं, और प्लेन पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसी से मिलते जुलते थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाया गया है, और इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब इस सिलेबस को आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं 1 by 1 करके। ठीक है, आप लोग बहुत सहूलियत मिलेगा, और जल्दी ही आप लोग को मज़ा भी आएगा जो कि पढ़ने में। इतने सरल तरीक़ा से बताएंगे कि जो कि सारे बच्चे को समझ में आ जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा बताएंगे जो कि आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ गए? यानी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस तरह का पढ़ाएंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, उसे एक्सप्लेनेशन करके हर पॉइंट को आप लोग को समझाने जा रहे हैं। जहाँ पर आप लोगों को डाउट होगा वहाँ पर हम खुद ही बता देंगे कि ये चीज़ कैसे आया। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछने के मौका ही नहीं मिलेगा। इस तरह हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस सिलेबस में हम लोग पहले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो आप लोग कुछ जानकारी होगा और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। कुछ जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं उसके बेसिक चीज़ आप लोग को पहले नॉलेज हम दे देते हैं, क्योंकि आगे चल के उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बात जैसे कि आपको क्वेश्चन बताया है वहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है और हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होने वाला है। यानी कि हर पॉइंट को एक यानी कि हर स्टेप को आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने। ओके, अब सिलेबस में आते हैं, यानी कि मैट्रिक्सेज। आज का क्लास है मैट्रिसेज। कंटेंट में क्या नहीं, कौन कौन सा मैट्रिसेज में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में ये बताया जा रहा है। बेसिक कंसेप्ट पहला, दूसरा नंबर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जो कि आप लोग को कुछ जाना पहचाना ये समझ में आ रहा होगा। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी आपको जाना पहचाना है। हार्मेशियन एंड स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स,
ये आपको अननोन है, आप लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है। हार्मेशियन एंड स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्सेज, इसके बारे में पढ़ना है। एडजेंट एंड रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में ही आप एडजेंट के बारे में भी आप लोग समझ गए थे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये पढ़ना है। इन्वर्स मैट्रिक्स आप लोग निकाल चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये चीज़ नया चीज़ है। इसमें कुछ क्या क्या चीज़ नया चीज़ है, तो ये चीज़ और ये एक ये, ठीक है, और इसी प्रोग्राम पैटी थी, ये सब और बाकी सबसे आप लोग जानकारी है आपके पास। और ये जो है 3 चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि आपका एक्स्ट्रा जो चीज़ है उसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसे सारे को सॉल्व करेंगे, यानी सारे को आपको समझाएंगे। पहले एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद ठीक है तब इस पर चैप्टर पर हम लोग आएंगे। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर क्या है, चलिए मैट्रिक्स। अब ये साबित कीजिए मैट्रिक्स क्या होता है, मानी मैट्रिक्स क्या जरूरत पड़ा, मैट्रिक्स क्यों नाम दिया गया, ये किस टाइप का है, इससे क्या हम लोग को रिलेशन है, हम लोग इसे उत्पन्न क्यों हुआ कि मैट्रिक्स की हमको जरूरत पड़ गया। अरे मैट्रिक्स है क्या, तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं ना, कोई भी चीज़ को अरेंज किया जाता है, किसी चीज़ को सजाया जाता है। ठीक है, कोई भी आपको मार्केट के सामान खरीद के लाए, 4 आदमी लाए, चारों आदमी का ये आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आप अपना सामान यहाँ रखिए, आप अपना सामान यहाँ रखिए, आप अपना सामान यहाँ रखिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद दिखाएगा कॉस्ट कितना होगा, फिर इसके बाद जो भी वेट क्या है, इस तरह का अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको मैट्रिक्स की जरूरत पड़ गया। ठीक है, उस अरेंज करके उसको रखा जाता है, तो उसको अरेंज करके रखा गया, तो वो चीज़ को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। अब कई बात आ गया किसी पर्सन आदमी का या किसी दूसरी चीज़ का, तो उस समय हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये क्यों लाया गया। तो यहाँ पर पहले देख लेते डिफिनीशन क्या है। ए रेक्टेंगुलर array of mn numbers in the form of m horizontal lines and n vertical lines is called a matrix of order m by n या m and n बोला जाता है। तो यानी कि रेक्टेंगुलर मान कि जो भी आपको अरेंज किया जाता है ये चीज़ रेक्टेंगुलर में, ऐसा नहीं कि सर्किल में रेक्टेंगुलर एरो ऑफ m बाई n, m और n है क्या, m है नंबर ऑफ, m आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, और n क्या, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। ठीक है, यानी कि रो और कॉलम। अब यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को रो भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एम क्या है, नंबर ऑफ रो, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब बोलिएगा सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है क्या, हो सकता है बच्चे को नहीं जानकारी हो, चलिए इसको भी बता देते हैं। आपको क्वेश्चन पूछने के पहले ही हम बता देंगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन मत लीजिएगा। हर पॉइंट के क्या बताया था इसके पहले, हर पॉइंट को हम समझाएंगे, ठीक ना। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एकदम
प्लेन के ठीक पैरेलल। अब प्लेन कैसा? सरफेस जो हम लोग चलते हैं उस पर। तब यहाँ पर चलते तो नहीं है, ठीक है। यानी कि एकदम अपने आँख से जो दिखाई देता है, यहाँ से जो देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और ऊपर दिखते हैं ऐसे तो वर्टिकल, और ऐसे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल, और ऐसे देखेंगे तो वर्टिकल, ऐसे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे देखेंगे तो वर्टिकल। यानी ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या हुआ? ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल लाइन। जैसे ये चीज़ है, ध्यान दीजिए, ये चीज़, ये इसको टेबल पे खड़ा कर दीजिए और इसे सुता दीजिए, तो ये क्या होगा? वर्टिकल, और ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसको कलम, अब कलम क्या होता है और रो क्या होता है? रो तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कितने लाइन में आपको लिखा गया है? तो मानिए हॉरिजॉन्टल में ये लाइन लिखा गया 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने रो है? 5। अब बनेगा वर्टिकल यानी कलम। नहीं ना, कलम बनाना, लोग कहते हैं कलम बनाए, कलम 1, कलम 2, कलम 3, कलम 4, ऐसे, ठीक है। ये क्या है? कलम 1, कलम 2, कलम 3, कलम 4, ऐसा ही, ठीक है। काउंटिंग कैसे करते हैं? कलम 1, कलम 2, कलम 3, कलम 4, इस तरह का। और हॉरिजॉन्टल रो ये से, तो ये क्या हुआ? रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, जितना भी हो। बात क्लियर समझ में आया कि कोई डाउट? चलिए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है ये चीज़, क्या चीज़? तब यहाँ पर अब ये देखिए, मैट्रिक्स को इस तरह का ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट कहा जाता है? आप लोग जानते हैं, जानकारी होगा, बिग ब्रैकेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 लाइनिंग दिया गया है, या तो इस तरह का बॉक्स बनाकर डाटा को अरेंज कीजिए, या इस तरह का बॉक्स बनाकर ऑरेंज कीजिए, या इस तरह का बॉक्स बनाकर ऑरेंज कर सकते हैं। जिसे नंबर को डिनोट करना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। या इसमें करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या इसमें ऐसे करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह का नंबर को सजा दिया। तो इस तरह का ऐसा नहीं कीजिएगा। अब ये राउंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह का, ये तो राउंड हुआ, यानी गोल में है। गोल में नहीं, क्या बोला गया? रेक्टेंगुलर। यहाँ पर क्या दिया गया? रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर तब बात आता है, जैसे कि यहाँ पर ये तो रेक्टेंगुलर, ये जितना रेक्टेंगुलर का मतलब कि लेंथ और ब्रेथ हो, लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होना चाहिए, यानी कहा है नहीं। रेक्टेंगुलर का डिफिनेशन क्या होता है? चलिए, सिंपल से ज्योमेट्री आप लोग जानते होंगे, रेक्टेंगुलर का डिफिनेशन क्या था? क्या आप लोग बता सकते हैं कि रेक्टेंगुलर के अंदर का डिफिनेशन क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यानी कि इस तरह का जो रहता है, तो अपोजिट, ये साइड अपोजिट है,
ये दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए, ये इसके अपोजिट ये इक्वल होना चाहिए। और प्रत्येक कोना पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तब बोलेंगे कि यहाँ पर जो स्क्वायर में लिखा हुआ है, जितना ये है उतना ये है, ये 3 है ये भी 3 है, स्क्वायर है। स्क्वायर तो रेक्टेंगल का नहीं आता, आता है। स्क्वायर जो होगा रेक्टेंगल के अंदर आएगा, और स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल नहीं आ सकता है। स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल को स्क्वायर कहा जा सकता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, और स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं कहा जा सकता, ठीक है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या कहता है कि अपोजिट साइड, इसमें ऑल साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड तो इक्वल है, ऑल साइड भी इक्वल है, और डायगोनल भी इक्वल है, और प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन इसको स्क्वायर को रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में क्या अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसके ऊपर इसके ऊपर, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, लेकिन इसमें यहाँ ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं बोला जा रहा है। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट। कुछ लगता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं, आप लोग बहुत कुछ समझा दिए। चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको और विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं। खैर ठीक है ना, इसी पर कुछ चर्चा करना है, ठीक है। आगे चल के आप जय हिंद